कमलेश पुन्नाथ जी को आमंत्रित करता हूँ। बड़े सौभाग्य से हम लोग इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। एक दिव्यात्मा के तेज पुंज के तले हम बैठे हुए हैं। उस दिव्यात्मा उस दिव्य तेज पुंज के तले जिसे स्वतंत्र भारत ने विसार दिया, स्वनाम धन्य परम आदरणीय वीर सावरकर जी को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ। तदुपरांत एक और दिव्य आत्मा का मुझे स्मरण होता है, जिसके मन मस्तिष्क में दिव्य रश्मि की ये प्रथम तरंगे कौन ही थी। वे स्वनाम धन्य मग विभूति श्री सुरेश दत्त मिश्र जी, मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। और इसके बाद तब मंचासीन विद्वद्गण सभागार में उपस्थित सुधीजन को भी कमलेश पुन्नाथ का सादर नमन। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज दिव्य रश्मि पत्रिका की 97वां अंक हमारे हाथ है। 97वां शतक पूरे होने में मतलब सिर्फ सतगुण सतोरज तम और 3 शेष रह गए हैं। 3 वर्ष शतक पूरा हो जाएगा, और शतक जब पूरा हो जाएगा तो फिर माला पूरा होने में, 108 पूरा होने में देरी कितना रहेगा। इसके पास संबंध में अभी हमारे भाई मार्कंडे जी ने ज्योतिषीय गणना करके भी संयोग ऐसा बैठाया कि नवमी और अष्टमी के बाद अभी नवमी का पदार्पण हो चुका है तिथि क्रम में। एक छोटी सी बात कहे बिना ये बात अधूरी रह जाएगी, मेरी बातें अधूरी रह जाएंगी। ये 2 दिव्य आत्माओं का तो मैंने स्मरण किया, वीर सावरकर जी और मन विभूति सुरेश दत्त मिश्र जी। लेकिन इनके बाद अब किसी को हार्दिक धन्यवाद के साथ साथ अगर आशीष देने की बात आएगी तो हमें पत्रिका दिव्य रश्मि पत्रिका के वर्तमान संपादक डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र को मैं देना चाहूँगा। राकेश दत्त मिश्र क्या हैं, इस पर बहुत कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी ट्रैक्टर युग के लोग जो हैं हल नहीं देखे होंगे, कुछ लोग हैं यहाँ जो हल देखे होंगे, और हल में एक हरीश लगा हुआ होता है। हल अगर फोटो में भी तस्वीरों में भी देखे होंगे तो उस आकृति और स्थिति को जरा सा स्मरण कीजिए। फिर जैसे आंतरिक जैसा लगते हुए मुख्य बात कहने के लिए कुछ चीजें करनी होती हैं, कभी कभी किताब से लंबी उसकी भूमिका ही हो जाती है। तो यह हरीश होता है, हरीश के आधार पर ही उसके नीचे में ही हल लगा हुआ होता है, और हल के को हैंडलिंग करने के लिए लगना उसको बोलते हैं, लगना होता है। आगे जुआट होता है जो 2 बैलों के कंधे पर रखा हुआ होता है। ये सारी चीजें मिल करके हल जोतने का कार्य होता है। लेकिन क्या वो हल चलेगा
यदि उसके नीचे एक हरिस के नीचे एक छोटी सी खूंटी लगी रहती है, हम लोग मगही भाषा में उसको सबधर कहते हैं। सबधर वस्तुतः वो सर्वाधार का अपभ्रंशित मगही शब्द है। सर्वाधार, सब चीज को जो आधारित किए हुए है वो सर्वाधार होता है। वो हरिस के नीचे जो छोटी सी जो गुल्ली लगी हुई है सबधर, उसको कहते थे। तो ये दिखने में छोटे कद वाले जो हमारे राकेश जी हैं, वो इस हल को संभालने के लिए वो सबधर हैं। अगर इस सबधर को निकाल दीजिए तो हल चलना बंद हो जाएगा। बैल वे ज्यों के त्यों रहेंगे, हलवा ज्यों का त्यों रहेगा, लगना रहेगा, हल रहेगा, फाल रहेगा, खेत रहेगा, बीज रहेगा। लेकिन अगर सबधर को निकाल दीजिए तो संभवतः हल नहीं चलेगा। तो ऐसे सबधर को सिर्फ आशीष ही दिया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर राकेश मिश्र को मेरा हार्दिक आशीष। कि इसी तरह से अभी ये 108वें अंक की बात आ रही है। 97 98 के बाद अब बहुत जल्दी 108वें अंक की बात आएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि कल समय ऐसा आवे कि 108वां वर्ष, अभी नवा वर्ष नहीं, 108वां वर्ष भी ये दिव्य रश्मि पत्रिका देख सके, ये मेरी शुभकामना है। अभी बातें कुछ बीच में आ रही थी राष्ट्रीयता की। पत्रिका निकालना, पत्रिका छापना, पत्रकारिता करना आज के समय में यदि कहा जाए तो ये लोकतंत्र के जो ये 4 पाए हैं उसमें ये चौथा पाया भी बिल्कुल जर्जर हो गया है। अब लोकतंत्र के 4 पाए पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग समझते हैं कि 4 पाए कौन है। और ध्यान देने की बात है कि उधर न्याय विभाग और इधर पत्रकारिता ये डायगोनल हैं, ये ऐसे ऐसे क्रम में नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट यही है, ये अगर न्याय व्यवस्था है पूरे संविधान को, विधि व्यवस्था को चलाने के लिए, तो उससे जस्ट डायगोनल ये तिरछे यहाँ आपका ये पत्रकारिता है, और बाकी तो ये दोनों का तो कोई नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है मेरा कि स्वतंत्र भारत में इतने समय बीत जाने के बाद अभी जो वर्तमान पत्रकारिता की जो स्थिति देखते हैं तो बड़ी दयनीय है। अगर यही मेरा दुर्बल हो जाएगा, पहले शायद ये दिनकर की पंक्तियाँ थी, दिनकर ने कहा था कि भाई जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे संभालता है। इस पंक्ति से भी लोग अवगत हैं। तो साहित्य कैसे संभालेगा? और साहित्य कहाँ है? पत्रकारिता के अंदर है। अगर पत्रकारिता स्वयं ही पथभ्रष्ट हो जाए, लेकिन इस पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किया है राकेश जी ने कि इनके पास कोई विज्ञापन नहीं है, क्योंकि विज्ञापन करने के लिए चाटुकारिता की आवश्यकता है। अगर आपके पास पत्रकार के पास दुम नहीं है हिलाने के लिए नेताओं के आगे पीछे, तो वो आज पत्रकारिता के पंक्ति में खड़ा नहीं हो सकता, और खड़ा भी होगा तो धक्के खा के गिरेगा, शीर्ष पंक्ति में वो जा नहीं सकता है। और इसका अपवाद है ये दिव्य रश्मि, जिसमें कि आपको ढूंढने पर भी एक विज्ञापन नहीं। अगर जो दिख भी रहा है वो अपना है, और ये इसको आप विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे आप सावरकर जी की और चीज़ों देख रहे हैं, वो विज्ञापन नहीं है, वो तो अपनी गाथा है, अपने बारे में हम बता रहे हैं। तो ये खासियत तो है। और ये 97 अंक निकाल लेना अभी बिना विज्ञापन के, बिना स्थिति के, ये हंसी खेल नहीं है। अभी भ्रष्ट पत्रकारिता के युग में पत्रकारिता की जो स्थिति हो गई है, बहुत कठिन काम है, बहुत धैर्य की, जैसे बहुत सारी चीज़ें कही गई है ना, कल युग में आज कलिकाल समय के अंदर उसको निषेध कहा गया है कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़। कभी कभी लगता है कि क्या पत्रकारिता का वो बैन लगा देना चाहिए क्या? भाई कली के लिए नहीं है। ये आपका पाया जर्जर हो रहा है, पहला ये तो एकदम खत्म है, ये दोनों तो पहले से ही खत्म थे, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। बाकी ये जो 2 चीज़ें जो संभाल रही थी, ये काले कोट और ये पत्रकारिता वाले, ये सारी अपनी उनकी भी वही तरकती है। न्याय व्यवस्था की क्या स्थिति है, क्या दुर्गति है, अवगत है, और न्याय पर चर्चा करने के लिए ये सभा
मेरा मुख्य सभा का मुख्य विषय भी नहीं है। न्याय व्यवस्था पर हम लोग शोक सभा कर सकते हैं। हमारे जो स्वतंत्र भारत की जो न्याय व्यवस्था है उस पर हम शोक सभा कर सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा छिछड़ा टाइप का हूँ, कथाकार, लिखता हूँ, आलेख लिखता हूँ, लिखने समय कलम आते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता कि क्या का क्या लिख देता हूँ। हमारे सभागार में कानून के बहुत बड़े विशेषज्ञ भी बैठे हुए हैं, योगीराज श्री कृष्ण वल्लभ प्रसाद शर्मा जी। उन्हें पता होगा कि न्याय की क्या स्थिति है, कानून की क्या दुर्गति है। जिस संविधान के आगे हम नतमस्तक होते हैं, शपथ खाते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, संविधान, मैं उसे ब्रिटिश डाइपर कहता हूँ। अपमानजनक शब्द है ये, मुझे पता, मैं हो तो हवास में ये बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने भारत के संविधान के लिए हमेशा मेरे ब्रिटिश डाइपर शब्द का व्यवहार किया है। हो सकता है कि कल को ये मेरी बातें वर्तमान आकाओं तक पहुंचेगी, तो हो सकता है कि मुझे भी साबरमती की तरफ पहुंचाया जाए, लेकिन ये मेरा सौभाग्य होगा कि कम से कम इस बिंदु पर मुझे फांसी तो दी जाए। अरे भाई, तुम 75 वर्षों में अपना परिधान नहीं बदल सके, 48 डिग्री टेम्परेचर में हम 0 डिग्री टेम्परेचर वाला पोशाक पहनकर तो बैठे हो, इससे मूर्खता, इससे बदतमीजी और क्या होगी। तुम अपना संविधान का एक पंक्ति नहीं बदल सके, जबकि नियम है कि संविधान में कुछ उलटफेर संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान की आत्मा जो होती है, जिसको प्रेम्बल कहते हैं, क्या यहाँ पर कानून विशेषज्ञ अगर कुछ हो सकता है, हम गलत शब्द बोल रहे हो तो ध्यान, प्रेम्बल ही कहते हैं ना वकील साहब, संविधान का वो प्रेम्बल जिसे संविधान की आत्मा, वहाँ क्या बना है कि धर्म की जय वाली जो पंक्तियाँ, एक एक पंक्ति चीजें लिखी गई थी संविधान के मूल प्रतियों पर, क्या वो संविधान आज आपके पास उपलब्ध है? आप मंगा करके देखिए, बाजार में जो बिक रही हो जो किताबें संविधान की, वो संविधान में बहुत कायदे से, बहुत कूटनीति पूर्वक जो भी उस समय के विद्वानों ने उसमें डाला था, उस आत्मा को ही निकाल बाहर कर दिया गया है, जो आज आपके पास बाजार में आपके पढ़ने के लिए, देखने के लिए जो संविधान है, उसके प्रेम्बल में ही हेर फेर कर दिया गया है। तो फिर इसको ब्रिटिश डाइपर क्यों ना कहें? डाइपर मतलब पोथड़ा, कर इसको ठेठ मगही भाषा में कहें तो बिहार वाली भाषा में। वो बच्चे जो टट्टी करते हैं ना, पहनाए और फेंको उसको, अरे फेंको उसको, ले जाकर के उस प्रशांत महासागर में काहे के लिए डो रहे हो? और कम समय का ध्यान रखते हुए मैं 2 बातों का इशारा कर दूं, खास करके कुछ वैसे लोगों को जो पुराणों को पढ़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। भविष्य पुराण में का एक प्रसंग है, लेकिन ये भी बात बता दूं कि कम से कम 100 वर्ष पहले का अगर भविष्य पुराण आपको कहीं किसी पुस्तकालय में उपलब्ध हो जाए तो उस भविष्य पुराण को आप पढ़िए, कलि वर्णन के प्रसंग में पढ़िए। मैं यहाँ बस 2 मिनट में उस बात का स्मरण दिला केवल देना चाहता हूँ कि मैं एक आलेख दिया भी था, शायद राकेश जी को कभी प्रकाशित भी किए हो, मूल दैत्य के दूत। हो सकता है दिव्य रश्मि के किसी पुराने अंक में वो आलेख मिल जाए। मैं उस कथा का स्मरण दिला देना चाहता हूँ, और वह कथा कितना ऑथेंटिक है, कितना प्रमाणिक है, मैं जो बोल रहा हूँ ये बातें, इसके लिए मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अब से 100-125 साल पहले के जो पुराण हैं उन्हीं में वो चीज़ें मिलेंगी, अभी के भविष्य पुराण में नहीं। हमारे इस राष्ट्र पर जो अवांछित रूप से बच्चा जन्म लेता है, यहाँ 2 महिलाएं भी बैठी हुई हैं, बच्चा जन्म लेता है, क्या उसे पता होता है कि उसका बाप कौन है? नहीं ना। इसका कोई प्रमाण पत्र है कि उसका बाप कौन है? कोई प्रमाण पत्र नहीं है। सबसे पहला प्रमाण पत्र होता है उसके माँ का वो वाक्य, ये तुम्हारे पिताजी, पहला प्रमाण पत्र। और इसका दूसरा कोई प्रमाण पत्र हो भी नहीं सकता है, माता ही उसका प्रोविजनल और ओरिजिनल दोनों सर्टिफिकेट है, ये तुम्हारा पिता है।
हमारे इस भारत माता पर ये पिता कब से आ गया भाई? इसका पिता कहाँ से आ गया? कभी आपने सोचा? और पापा आ गए तो कभी अंकल को तो भी आना ही था ना। पापा के साथ तो अंकल रहेंगे ना। नाम लेकर के अपनी जिह्वा को गंदा करना नहीं चाहता हूँ, समझना। मैं जो समझाना चाहता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ आपका। मूर दैत्य के दूत मूर दैत्य की सभा में जब कलयुग 4500 वर्ष के लगभग व्यतीत हो चुका, अभी गत कली अभी 5100 क्या जी मार्कंडी 125 के आसपास, हाँ 125वां वर्ष ये कलयुग का भी चल रहा है। 4-4.5 वर्ष जब कलयुग के व्यतीत हो गए तो कलयुग पहुंचा भगवान विष्णु के दरबार में। मैं इस कथा के साथ ही अपनी बात को इसे एक रोचक कथा और एक ज्ञानवर्धक ज्ञान के लेने के लिए है। आप इसको खोजिए और इसके बाद आप राष्ट्र को खोजिए और राष्ट्रीयता को खोजिए, क्योंकि इस पत्रिका की हमारी इसकी आत्मा राष्ट्रीयता है, इसलिए वहाँ पर इशारा पहुँचाना मेरा उद्देश्य है। ठीक है, समय मिलता नहीं है, लेकिन समय तो मिलाना भी पड़ता है। कलयुग जब पहुंचा है वहाँ तो इसके बाद कहा कि भगवान हम आपके छोटे बेटे हैं, हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? सज्जू को आपने इतना दिया, त्रेता को दिया, द्वापर को दिया, मेरा क्या है? इतना साल हो गया अभी तक मुझे। हाँ ये तो बड़ा मुश्किल है, हमारे ख्याल तो है कि भाई तुम मेरे छोटे बेटे हो, लेकिन हम क्या करें? मेरी भी लाचारी है। धर्म वहाँ तो नष्ट नहीं हो रहा है। भारतवर्ष से आर्यावर्त से धर्म नष्ट होगा तब ना तुमको वहाँ जाने का मौका मिलेगा बाबू। कोई ऐसा शख्स है, कली ने कहा, कली का ये दरबार, कली ने कहा कि भाई कोई ऐसा है मेरे सभा में जो ये कार्य कर सके? पल भर के लिए सांप सूंघ गया पूरी सभा को। कली के दरबार में कोई बोलने वाला नहीं था। मूर दैत्य खड़ा हुआ और ललकार करके कहा पूरी कि मेरे दूतों में इतनी ताकत है कि वो भारतवर्ष में जा करके वहाँ की संस्कृति को विध्वंस कर सकते हैं। ये बीड़ा उठाना एक मुहावरा जो है, वास्तव में पान के बीड़े रख दिए जाते थे सभाओं में, और जो वो बीड़ा उठाता था तो मतलब कि वो बिल्कुल एक तरह से उस बीड़ा उठा करके शपथ हुआ। तो मूर दैत्य के दो दूतों ने उस बीड़ा को उठाया, और मेरा दुर्भाग्य भारतवर्ष का है कि वही हमारे पापा और अंकल बने भारत माँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका प्रमाण अगर आपको ढूंढिए तो दोनों का नाम थोड़ा सा उलट फेर करके सारी चीज़ें भविष्य पुराण अब से 100-125 साल पुरानी प्रतियों में आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। और इतना ही नहीं, लंबा चौड़ा इतनी चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी, इतनी चीज़ें मिलेंगी कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और मन गदगद हो जाएगा। हम कहाँ किस अंधकार में भटक रहे हैं? तो इस हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बर्बाद करने में इनका बहुत बड़ा, ठीक है हमारा एक तरफ कहेंगे कि हमारा गुलामी का बड़ा लंबा दौर रहा है, बात तो ठीक है, लेकिन उनका तरीका अलग रहा है। 1400 साल पहले जो आए और 2500 साल पहले जो आए और अपने पताका लहरा गए, उनका दौर अपना रहा है। वो क्षम में कभी कभी मन में जब चिंतन करने बैठते हो तो लगता है कि नहीं, उन दोनों को मूर्खों को क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन ये दोनों तो मूर दैत्य के दूत तो कतई क्षमा के योग्य नहीं है, इन्हें कैसे क्षमा कर दूँ? यदि भारत इस राष्ट्रवाद के अलग को जगाना है तो अपने भारत की संस्कृति में वापस आने की आदत डालना होगा। आप भारतीय संस्कृति का अवलोकन करें, अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें और अधिकाधिक उसे अंगीकार करने का प्रयास करें, आत्मसात करने का प्रयास करें। और इस कार्य को, इन सारे कार्यों को करने में मेरा पूरा विश्वास है कि ये दिव्य रश्मि अपना कदम निरंतर बढ़ा रही है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता चाहता हूँ। हरि ओम।